हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर हम लेकर आ गए हैं साइंस के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आज हम देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। क्वाशिक्योर बीमारी किसके कमी के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन के कमी के कारण क्वाशिक्योर बीमारी होता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के कमी के कारण डिप्रेशन होता है। उसके बाद है शक्कर यानी कि ग्लूकोज के अधिकता के कारण बीमारी होता है, उसमें होता है मधुमेह। उसी तरह से चौथा ऑप्शन है सोडियम के कमी के कारण क्या होता है? पायरिया होता है। सोडियम के कमी के कारण होता है पायरिया। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिया हुआ है, उसको देखते हैं। जैसे मेरास्मस रोग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कमी के कारण होता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कमी के कारण क्या होता है? मेरास्मस रोग। उसी प्रकार इटाई कैडमियम के कारण होता है, कैडमियम के कारण। उसके बाद रतौंधी होता है विटामिन ए के कमी के कारण। इसी प्रकार एक क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा कि नाइट्रेट के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? नाइट्रेट के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा? क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ग के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है? तो सिक्का धातु वर्ग 11 के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है। इसमें वर्ग 11 में कौन सा आता है? तो इसमें आ जाता है कॉपर, उसके बाद चांदी, उसके बाद सोना। कॉपर, चांदी और सोना, ये तीनों ही डी ब्लॉक के एलिमेंट है। डी ब्लॉक के तत्व है, जिसे ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। चलिए देखते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, इंपोर्टेंट फैक्ट्स दिया हुआ है। इसमें वर्ग 1 को कहा जाता है क्षारीय धातु, यानी कि क्षारीय धातु किसे कहा जाता है? वर्ग 1 के समूह के क्षारीय धातु कहा जाता है। इसमें होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये सब क्षारीय धातु है। उसी प्रकार वर्ग 17 के समूह को क्या कहा जाता है? इसे हेलोजन समूह कहा जाता है। इसमें आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। क्या आ जाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। उसी प्रकार वर्ग 18 के समूह को अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैस को शून्य गैस भी कहा जाता है। शून्य समूह भी कहा जाता है, यानी कि जीरो ग्रुप किसे कहा जाता है? तो इसे अक्रिय गैस को जीरो ग्रुप कहा जाता है। इसमें कौन सा आता है? अक्रिय गैस में आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन और रेडॉन। ये सब आ जाता है अक्रिय गैस में। उसके बाद देखिए, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3। इसमें कहा जाता है ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ओडोमीटर से दूरी मापा जाता है। तो ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? दूरी। चलिए देखते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिया हुआ है। बैरोमीटर यह उपकरण वायु दाब को मापने के काम आता है। वायु दाब मापने के लिए कौन काम में आता है? बैरोमीटर। उसके बाद धारा को मापने के लिए आममीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर से रिलेटेड होता है हाइड्रोमीटर।
हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, वायुमंडल में आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, और हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव, नाभिकीय रिएक्टर को कौन सा नाभिकीय रिएक्टर की अभिक्रिया को कौन सा नियंत्रित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नियंत्रक क्षार। नियंत्रक क्षार के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? तो नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम और बोरोन, कैडमियम और बोरोन के क्षार का प्रयोग नियंत्रक क्षार के रूप में किया जाता है। वहीं मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में, शीतलता के रूप में D2O का प्रयोग किया जाता है, जिसे भारी जल भी कहा जाता है। वहीं ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 238 का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 238 का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखते हैं नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के निर्देशन में 1942 में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। वहीं न्यूक्लियर फ्यूल यानी कि नाभिकीय ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। वहीं मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग है। नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम और बोरोन के क्षार का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। यानी क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटीन के पाचन कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? इसका उत्तर हो जाएगा अमाशय, यानी कि अमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। वहीं यदि बोला जाएगा पाचन मनुष्य में कहाँ शुरू होता है, तो सर्वप्रथम मुख से पाचन का शुरुआत हो जाता है। वहीं छोटी आंत में पाचन पूर्ण रूप से पच जाता है, पूर्ण हो जाता है पाचन का क्रिया छोटी आंत में, मुख में से शुरू हो जाता है, और बड़ी आंत में पाचन की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। तो जैसे वसा का पाचन जो है लाइपेज एंजाइम के द्वारा अमाशय में किया जाता है। वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम द्वारा अमाशय में किया जाता है। उसी प्रकार स्टार्च का पाचन टाइलिन एंजाइम के द्वारा मुंह में ही किया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम हमारे मुंह में निकलता है, जो कि भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। लाइसोजाइम एंजाइम हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है, जो कि मुंह में ही बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेटिना या दृष्टिपटल, यानी कि रेटिना या दृष्टिपटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा, और हमारा मस्तिष्क उसे सीधा करके हमें दिखाता है। कॉर्निया नेत्रदान में प्रयोग में लाया जाता है। परितारिका यानी कि आइरिस जो है ना आंख के रंग का निर्धारण करता है। पुतली जो है ना आंख में प्रकाश को नियंत्रित करता है कि कितना प्रकाश, यदि हम धूप से अंधेरे वाले रूम में जाते हैं तो तभी हमें कुछ नहीं दिखाई देता। तो वो काम पुतली का है कि जब हम अंधेरा में से बाहर जाएं तो वो बड़ा हो जाएगा, और बाहर से अंदर आएंगे तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है। प्याज अपने भोजन को कहाँ संग्रहित करता है? भोजन उसका जो है ना खनिज जो है कहाँ संग्रहित रहता है? इसका उत्तर हो जाएगा पत्तियों में प्याज अपना भोजन संग्रहित रहता है। लेकिन वहीं पूछा जाएगा प्याज किसका रूप है, तो वो तना का रूप है। तना का रूप है प्याज। और वहीं
जर में आप गाजर, शकरकंद, मूली ये सब को जड़ में रख सकते हैं। तना में आप रख सकते हैं किसको? प्याज को, आलू को, अदरक, ये सब को तना में रख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री जो आगे की ओर झुक जाता है तो वो गति जड़त्व का उदाहरण है। वहीं विराम जड़त्व, यदि गाड़ी रुकी हुई है तो वो जब चलेगी तो हम पीछे की ओर पीछे की ओर गिर जाएंगे, तो ये हो जाएगा विराम जड़त्व। और जड़त्व का नियम गति के प्रथम नियम से संबंधित है। जड़त्व का नियम किसने दिया? गैलीलियो ने दिया। जड़त्व का नियम किसने दिया? गैलीलियो ने दिया। वहीं न्यूटन गति के दूसरा के नियम के द्वारा बल का व्यंजक यानी कि बल का फॉर्मूला F बराबर ma इसकी प्राप्ति होती है। वहीं तीसरा नियम क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? यानी कि प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग में अंतर किस वजह से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवीकरण। यानी कि ध्रुवीकरण से ही प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग में अंतर स्पष्ट होता है, क्योंकि प्रकाश तरंग में ध्रुवीकरण की घटना देखी जाती है और वहीं ध्वनि तरंग में ध्रुवीकरण की घटना नहीं होती है। उसके बाद प्रकाश जो है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, वहीं ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10। स्टेफेनाइट किस धातु का अयस्क है? स्टेफेनाइट चांदी का अयस्क है। तो स्टेफेनाइट किसका अयस्क है? चांदी का। वहीं चांदी का और दो मुख्य अयस्क है जो हॉर्न सिल्वर और रूबी सिल्वर। वहीं सोना का क्लेवेराइट, सिल्वेनाइट। लोहा का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। हेमेटाइट लोहा का मुख्य अयस्क है, जिससे ज्यादातर लोहा हेमेटाइट से ही निकाला जाता है। टीन का कैसीटेराइट। टीन का क्या होता है? कैसीटेराइट। तो थैंक यू आप वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। तो यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, जिससे आपको कुछ फायदा पहुंच सके। जय हिंद, थैंक यू।